अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असलान क्योंकि आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। और क्रिकेट पर तो बात होगी लेकिन आज आपकी बड़ी अहम मुलाकात करवाएंगे। कजाकिस्तान के शहर आस्ताना में एक इंडोर इवेंट हुआ, आर्चरी यानी तीर अंदाजी का इवेंट हुआ। पाकिस्तान के तीर अंदाजों ने तारीख रकम कर दी। पहली बार पाकिस्तान ने इंटरनेशनल ब्रॉन्ज मेडल लिया। हमारे दो प्लेयर्स ने लिया, सरफराज भी और राहत सुल्ताना भी, और दोनों ने कमाल की परफॉर्मेंस दी। अच्छा, पाकिस्तान आर्चरी फेडरेशन जिन मुश्किलात के शिकार है और जहां से गुजर रही है, अपनी मदद आपके तहत ये सारे लोग काम कर रहे हैं। मतलब आर्चरी अब दुनिया में एक आर्ट के तौर पर, एक गेम के तौर पर, ओलंपिक्स में कहीं भी दुनिया में सबसे ज़्यादा पसीराई मिलती है और लोग बड़े शौक से आर्चरी के मुकाबलों को देखते हैं, यानी तीर अंदाजी के मुकाबलों को देखते हैं। हमारे यहाँ गंगा ही उल्टी बहती है। हमारे यहाँ तो हमारे नेशनल गेम का हाल बुरा कर दिया है, तो आर्चरी तो बहुत दूर की बात है। लेकिन इस फेडरेशन की मुश्किलात, इनकी अचीवमेंट्स और फिर इनको दरपेश जो मसाइल हैं, उसके हल के लिए क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ किया जाना चाहिए और कैसे हो सकता है, इन सारी चीज़ों पर आज हमने बात करनी है। सेक्रेटरी पाकिस्तान आर्चरी फेडरेशन विसाल मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ साथ ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले हमारे प्राउड, हमारा प्राइड, शानदार हमारे खिलाड़ी, एथलीट सरफराज खान हमारे साथ मौजूद हैं। और दोनों हजरात से आज काफ़ी डिटेल डिस्कशन होगी। मेरा ख्याल है 2010 के बाद से आर्चरी पाकिस्तान में दिखाई देने लगी। आर्चरी फेडरेशन ने कमाल किया। ये एक बड़ी बात है कि आप अपनी मदद आपके तहत आर्चरी जैसे खेल को पाकिस्तान में प्रमोट कर रहे हो। ये कोई आसान बात नहीं है, और आसान अच्छा खेल है, खूबसूरत खेल है, और यंगस्टर्स के लिए तो बड़ा ज़बरदस्त खेल है। मैं ज़रा इन सारी चीज़ों पर बात करूंगा। विसाल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सरफराज, थैंक यू सो मच। और सरफराज, बहुत मुबारक हो आपको भी। विसाल साहब, आपको भी बहुत मुबारक हो। आप हजरात ने वैसे बड़ा कमाल किया, पहला हमारे लिए इंटरनेशनल ब्रॉन्ज मेडल ले आए हैं। विसाल साहब, सर कैसे मामला शुरू हुए आपके दिमाग में, या आपने कैसे सोचा यार आर्चरी के लिए एक फेडरेशन होनी चाहिए? 2010 के बाद से आपने बड़ी अनथक मेहनत की और मेरा ख्याल है बड़े उतार चढ़ाव देखे आपको, काफ़ी दफ़ा सामना करना पड़ा मुश्किलात का। कभी लोग डिस्करेज करते रहे, कभी कुछ, लेकिन आपने कुछ ना कुछ करके तो एक फेडरेशन खड़ी करी थी। सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने सबसे आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने ये फेडरेशन जो हमने आर्ची खेल की तरफ जब मैं मुतवज्जि हुआ, वो सबसे पहले ये था कि पाकिस्तान में तमाम लोग खेल खेल बहुत मुख्तलिफ किस्म के फेडरेशन बनाए चुके थे, लेकिन एक आर्चरी का, तीरंदाजी का खेल जो सबसे मशहूर, दुनिया में मशहूर खेल है, लोग इसकी तरफ नहीं देख रहे थे। क्योंकि हमारे मुसलमानों का, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस मुबारक है, इसमें 40 हदीस मुबारक जो है ना वो कोट हैं कि अपने बच्चों को तीरंदाजी, घुड़सवारी और तैराकी सिखाओ। तो ये चूंकि हमारे एक सुन्नत भी है, तो हमने इसको देखते हुए मैंने कहा कि चलो दो किस्म के कार उप जाएंगे। एक तो पाकिस्तान में जो वो तबका जो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेड है, जिसके वालिदैन और बच्चे ये चाहते हैं कि हम इंटरनेशनल में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करें, अपने वालिदैन का नाम रोशन करें, लेकिन चूंकि वो बारसूख नहीं है, उनके पास वही वसाइल नहीं है, आपको पता है, वो इसी वजह से वो जो है ना रह जाते हैं। और जो गैर मतलब एक जो मतलब ऐसे लोग जो इसके मुस्तहिक नहीं होते, वो जाके फॉरेन के टूर करते हैं, मजे लेते हैं और आराम से आते हैं। इसी वजह से मैंने ये सोचा कि चलो मैं इंशाअल्लाह ताला, मैंने अल्लाह के साथ वादा करके मैंने कहा कि इस खेल में हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के जो भी टैलेंट तबका है, जो गरीब है, जो जिसके कोई सोर्सेज नहीं है, लेकिन हम इसको आगे लाएंगे और इसको दुनिया पे इंशाअल्लाह दुनिया को दिखाएंगे कि हमारे पास सब कुछ है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने रिश्तेदारों अथवा परों को उसको एकोमोडेट करते हैं। तो मैंने आर्ची की बुनियाद, इस फेडरेशन की बुनियाद 2011 में रखी। अल्लाह ताला के फजल से मैंने 2011 से लेकर 2020 तक ये 10-11 साल मैंने अपने पैसे लगाते हुए और आज तक अपने पैसे लगाता हूं, अपने जेब से खर्च करता हूं। जो लोग जो बरसर इक़्तिदार लोग हैं स्पोर्ट्स में, पाकिस्तान ओलंपिक में, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड में, जो सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो इनको देखते हुए हमें एक पैसा की मदद नहीं करता।
वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना उन लोगों को देते हैं जो लोग उनको, जो उनके अपने हैं या उनके साथ उसके रसूख होते हैं या वो जो जो बड़े लोग हैं। और ठीक है। आजकल आपको पता है अच्छा तो विशाल साहब, इसलिए। 2-3 चीजें हैं सर इन्हीं चीजों में। हाँ मैं जी। जरा सरफराज को भी इन करूं। सरफराज, कैसा रहा इवेंट? इंडोर इवेंट था, पहली बार पाकिस्तान ने मेडल जीता इंटरनेशनल और बड़े कम अरसे में। अभी टाइम ही कितना हुआ है 2011 से अब तक इस फेडरेशन को आए हुए, और आप लोगों ने बड़ा कमाल किया। यहाँ तो हम ओलंपिक से मेडल को तरस गए सालों से कि गोल्ड आ जाए, गोल्ड आ जाता है। वो एक आधा ले आए तो ले आए, वरना ओलंपिक्स में तो हम देखते ही नहीं है। कॉमनवेल्थ वगैरह में तो चले फिर कुछ हो जाता है, लेकिन आपने कमाल किया। वेल डन, माशाल्लाह। कैसा रहा इवेंट और कितना टफ इवेंट था? शुक्र अल्लाह का ब्रदर, अल्लाह का बहुत करम है हम पे कि अल्लाह ने हमें इज्जत दी है। और मेडल की आप बात कर रहे हो, ओलंपिक के मेडल हमारे हजारों आ सकते हैं, लेकिन हमारे बड़ों की वजह से जो है ना खेल का बेड़ा गर्क है। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है ब्रदर कि यानी इन्होंने जागीर वाला सिस्टम इधर बनाया हुआ। एक बंदा अगर किसी गेम का बड़ा हो जाता है ना, तो वो उसकी जो टाइमिंग होती है वो टाइमिंग जी तब तक है जब तक वो फौत नहीं होता। बूढ़ा हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन जब तक वो फौत नहीं होता उसने कब्जा किया होता है। दूसरा आपको मैं आरसी के हवाले से बात बताऊं, आरसी की फेडरेशन जो है 2010-11 में आई है पाकिस्तान। ये विशाल साहब है, इन्होंने स्टार्ट किया था। जब स्टार्ट किया जब एक लेवल तक पहुंची आरसी तो हाईजेक कर दी गई है। कैसे जी? एक स्नोकर का बंदा उसको ला के आरसी का बड़ा बना दिया है। तो आप मुझे ये बताएं कि आपका मैच चल रहा है क्रिकेट का, फर्ज करे, और आप उसमें कबड्डी का प्लेयर ले जाए तो वो कहाँ क्रिकेट खेल सकता है? तो हमारे सारे जो स्पोर्ट्स है ना, इसका बेड़ा इसी तरह घर के जिस तरह इन्होंने आरसी का कर रहे हैं ये लोग। अच्छा विशाल साहब, जो बात कर रहे हैं सरफराज साहब कि अच्छा खासा आप चला रहे हैं और उसके फौरी बाद एक नया बंदा जिसका ताल्लुक भी नहीं है इस खेल से, उसको लाके आपके ऊपर बिठा देते हैं, हालांकि बनाने वाले आप, मेहनत करने वाले आप। असल में ब्रदर मसला है, उसको बिठा तो दिया है, लेकिन अभी कराची में जो हमारी स्टेशन अभी फेडरेशन हमारी चल रही है, वर्ल्ड आर्ची के जो वो है वो हम ही कर रहे हैं टूअर्स। अभी आप कराची में देखिए, कराची में भी एक इवेंट हुआ है जिसमें 300 से 700 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। हमारे नेशनल में टोटल 60 प्लेयर होते हैं, सही है। वो हसान अब्दुल्ला है, उसको इन्होंने धकेला हुआ है पीछे, वो हमारे साथ काम कर रहा है। आप क्वेटा में देख ले, जो काम वाले बंदे सारे हमारे साथ ही काम कर रहे हैं, वो मसला नहीं है। लेकिन हमें मसला कहाँ पे आ रहा है कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट सिर्फ नहीं कर रही, वरना ऐसे सैकड़ों मेडल हम ला सकते हैं। अच्छा विशाल साहब, गवर्नमेंट की सपोर्ट ना होना और फंड्स का ना होना, ये कितनी बड़ी रुकावट होती है किसी भी खेल और खिलाड़ी के लिए? सर, जब गवर्नमेंट की सपोर्ट होती है तो दो किस्म की सपोर्ट होती है। एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको फैसिलिटीज मुहैया की जाती है, मिसाल ग्राउंड होता है, हॉस्टल होता है, एकोमोडेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसके बाद अगर दूसरा बात है कि आपको इक्विपमेंट दिया जाता है। इसके अलावा जो दूसरा सपोर्ट है वो टेक्निकल सपोर्ट है। टेक्निकल सपोर्ट वही है कि आपके लिए कोचेस का बंदोबस्त करता है। अगर अगर मुकामी कोचेस कम हो तो बाहर से भी कोचेस मंगाए जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात है, मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूं, आप जरा मेहरबानी करके मेरे जरा इसको सुन ले। जी जी। कि अभी नेशनल गेम्स हो रहे, ये सॉरी एशियन गेम्स हो रहे थे अभी हाल ही में, दो महीने पहले। जी जी, वो जो आप कोयटा में आप नेशनल यकीन गेम्स हुए। कीजिए, आप यकीन कीजिए कि उसमें हमारे आरिफ हसन साहब जो पाकिस्तान ओलंपिक का भी सदर है, और अभी तो पाकिस्तान आर्ची का भी उसने मुझसे कब्जा करके लिया हुआ है, तो आप यकीन कीजिए कि उन्होंने अपने बंदों को कोई भी ट्रायल नहीं किया, कोई भी ओपन ट्रायल नहीं हुआ। तमाम मुल्क में सिर्फ 4-5 बंदों को, अपने लोगों को मुंतखब करके उनको भेज दिए, जिन्होंने बगैर किसी नतीजे के वापस आ गए। अगर मैंने इसके लिए हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट में एक रिट भी दाखिल किया कि मेहरबानी करके ओपन ट्रायल मुकर्रर की जाए। ओपन ट्रायल, मैंने नहीं कहा कि मुझे ले जाओ या मेरे बच्चे को ले जाओ, मैंने कहा कि ओपन ट्रायल जिसमें तमाम गरीब और अमीर सब लोग शामिल हों, और एक इम्पार्शियल सिलेक्शन कमेटी के जरिए इन लोगों का। तो अगर ऐसा होता तो आज मैं आपको कसम का के और यकीन दिलाता हूं कि हम कम से कम 2-3 मेडल वापस ले आते अपने मुल्क के लिए एशियन गेम्स में। लेकिन अफसोस की बात है कि हाई कोर्ट ने भी हमारी बात नहीं सुन ली और हमारा वो जो रेट था उसको रिजेक्ट कराया और ये लोग चले गए अपने मर्जी से। तो मैं कहता हूं कि अगर गवर्नमेंट सपोर्ट होता है, हमने जो यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनको लोग नहीं छोड़ते, जो लोग काम करने वाले लोग हैं उनको पीछे हटाते हैं, और जो मसनूई किस्म के लोग हैं जो सिर्फ लोगों को दिखाते हैं
कि भाई हम फलाना खेल है, हमारा फलाना फेडरेशन है। और फिर खासकर हमारे जो दो तीन बड़े बेटे हुए हैं, ये मैं आपको ये बताऊं कि 2004 से जब से आरिफ हसन यहाँ पे बैठा है पाकिस्तान ओलंपिक में, कोई भी टीम जो है ना वो हमारे ओलंपिक में नहीं गई, न किसी ने मेडल, तो बहुत दूर की बात है। इसलिए इससे पहले हमारे हॉकी, हमारे फुटबॉल, हमारे वॉलीबॉल सब जो है ना क्वालिफाई करके हम ओलंपिक में जाते थे। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पे आपको पता है जो ताकतवर लोग हैं वो हमें आगे बढ़ने नहीं देते। और हम जो है ना गरीब लोग, गरीब तबका, हम सिर्फ अपने मदद के तक। अभी हम काजाकिस्तान जा रहे थे सर, ये बात आपके सामीन के लिए मैं नोट कराता हूँ कि उन्होंने वहां पे 3 खतूत लिखे काजाकिस्तान की फेडरेशन को कि भाई ये लोग तुमने क्यों छोड़े, ये हमारे पाकिस्तान ओलंपिक के साथ रजिस्टर नहीं है, एफिलिएट नहीं है। तो देखो आप मुझे ये बताएं कि इस मुल्क में हम लोग जो है ना खेल खेलेंगे लोगों के मर्जी के मुताबिक। अगर एक बंदे का मर्जी है तो मैं खेलूंगा, मेरा बच्चा खेलेगा, लेकिन अगर आरिफ हसन का मर्जी नहीं है तो वो बच्चा नहीं खेल सकता। सर ये निजाम कभी नहीं चल सकता। ठीक है, हम इसके खिलाफ क्या आपने इस चीज के अगेंस्ट क्या आवाज उठाई, मतलब इतनी मुश्किल भी उठाई, इसके खिलाफ सारा तो कुछ अगर मैं आवाज उठाऊंगा तो वो जो है ना कोई भी मेरा नहीं सुनता। आपको पता है कि सब लोग जो है ना सब ओके, हमारा जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है उसके नुमाइंदे वो सिर्फ और सिर्फ आरिफ हसन को खुश करने के लिए सब कुछ करते हैं। अच्छा, मैं जरा एक सरफराज से सर एक चीज पूछ के फिर एक मिनट मैं एक बात बताता हूँ। मैंने इसके लिए आपने कहा कि आपने किया, तो मैंने अभी इसके खिलाफ मैं अदालत गया, तो अदालत ने माशाल्लाह अभी 20 तारीख को मुझे डिग्री दे दी कि भाई जो है ना आरिफ हसन का इलेक्शन गैर कानूनी है। अभी इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ, आगे बढ़ूंगा इंशाल्लाह। अगर मुझे इस तरह की कानूनी हैसियत हासिल हुआ तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मैं आर्चरी को दुनिया का, पाकिस्तान का नंबर 1 खेल जो है इंशाल्लाह बनाऊंगा। ये मैं आपके साथ, ये मेरा बात सुन लीजिए। बहुत जबरदस्त। सरफराज आपसे भी लास्ट में बिल्कुल थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, ये बताएं क्या मोटिवेशन है, आगे क्या देख रहे हैं, तैयारी कैसी हो रही है? अच्छा चलें, विशाल मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे, सरफराज हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के आर्चरी के टॉप प्लेयर और अभी ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए। विशाल साहब ने जिस तरह से मेहनत की है उसका सारा लुबेलुबाब उन्होंने बताया कि किस किस तरह से वो आगे बढ़े हैं, क्या कुछ उन्होंने फेस किया है इन सारी चीज़ों के दरमियान में। बहुत शुक्रिया विशाल मोहम्मद साहब, पाकिस्तान आर्चरी फेडरेशन के सेक्रेटरी, और हमारे ब्रॉन्ज मेडल विनर सरफराज हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया दोनों हज़रात का। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो बात करेंगे क्रिकेट की। वेलकम बैक जी। और मैंने कहा था जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा बात करेंगे क्रिकेट, दौरा ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान के लिए मज़ीद नॉमिनेशंस, सिलेक्शन कमेटी में कुछ 3 लोग और आ गए। एक तो राव इफ्तिखार आ गए हैं जी, और साथ ही साथ कामरान अकमल आ गए हैं, और उनके साथ साथ सलमान बट साहब आ गए। तो ये अब वहाब रियाज की टीम हो गई है सिलेक्शन के लिए, और सिलेक्शन कमेटी के कंसल्टेंट्स भी आ गए हैं, तो मामला सारे पूरे हो गए। लेकिन क्या ये इतना आसान सहल मामला है पीसीबी के लिए? क्योंकि जो नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक बार बार इस पर बात की जा रही है कि ज़का अशरफ साहब शायद तकर्रुरियाँ नहीं कर सकते, तो वो नोटिफिकेशन तो यही बताता है डे टू डे अफेयर्स का। लेकिन अब होने क्या जा रहा है? अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ गए हैं, इलेक्शन अब फरवरी में हो जाने हैं, जिस दिन उनका लास्ट डे या उनकी जॉब की म्याद है उसी दिन ज़का अशरफ साहब की भी लास्ट डे होगा और लास्ट डेट होगी, और अब इलेक्शन होते हैं, क्या होता है। दूसरी तरफ खबरें ये गर्म है कि एक बार फिर पुराना ग्रुप मुतारिक हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का टीम पहुंच गई है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में रेस्ट होगा, फिर पैटर्न्स 11 का मैच होगा, और बड़ा लोग एक्साइटेड हैं वहाँ। उस्मान ख्वाजा भी बहुत एक्साइटेड हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर भी बात करेंगे, नई इंडक्शंस पर भी बात करेंगे, डोमेस्टिक पर भी। काफ़ी सारे खिलाड़ियों ने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स रिफ्यूज़ किए हैं, उसकी वजह क्या है? मेरी नज़र में कुछ और हो सकती है, मेरी अपनी राय है, लेकिन चलें, हमारे बहुत मोहतरम और सीनियर हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का बहुत बड़ा नाम, स्पोर्ट्स के बहुत सीनियर बड़े एंकर नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेरे लिए उस्तादों की तरह है। नसीम भाई अस्सलाम वालेकुम। और साथ ही साथ सैफ खान साहब, साबिक क्रिकेटर, क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम भाई, सर नए लोग आए जा रहे हैं, और हमें ये बताया जा रहा था कि जी डे टू डे अफेयर्स देखेंगे ज़का अशरफ साहब, सलमान बट भी आ गए, राव इफ्तिखार भी आ गए, कामरान अकमल भी आ गए, तीनों को डाल दिया है सिलेक्शन कमेटी में।
देखिए, आपको याद होगा अब से थोड़े दिन पहले नजम सेठी साहब के दौर में भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बने थे। कामरान अकमल जूनियर सिलेक्शन जी। कमेटी के सरबराह थे। लेकिन कोई एक्टिव रोल उनका उस तरीके से दिखाई नहीं दिया। इसका रीज़न ये था कि नजम सेठी साहब के बारे में भी स्टेबिलिटी उस वक़्त नहीं पाई जा रही थी कि वो रुकेंगे या नहीं रुकेंगे। सेम सिनेरियो इस वक़्त ज़का अशरफ साहब के साथ भी है। उनकी मियाद अगर जो मुकम्मल हो जाती है, तो उसके बाद वो कितना अरसे स्टे करते हैं और कितना अरसे स्टे नहीं करते। और जहाँ तक तकर्रुरी की बात है, देखिए वो अपनी टेक्निकल कमेटी की मशावरत से, हालाँकि उसी टेक्निकल कमेटी के रुकन जो है वो डायरेक्टर क्रिकेट भी बन गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, जो इससे पहले टेक्निकल कमेटी के रुकन थे। उनसे मुशावरत के बाद वो पाकिस्तान क्रिकेट के वसीतर मुफाद में फैसले तो ले सकते हैं। डे टू डे अफेयर्स का मोस्टली ताल्लुक जो होता है, वो होता है फाइनेंशियल मामलात से मोस्टली। आप बड़ी तकर्रुरी तो ज़ाहिर-सी बात है, आप किस तरीके से डायरेक्टर क्रिकेट लगा सकते थे, किस तरीके से आप बाकी और ओहदेदारान को ला सकते थे। अगर डे टू डे अफेयर्स ही होते, तो क्या इसका मकसद है ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान टीम नहीं जाएगी? इसका मकसद है कि हम्म। आप कोई चेंज ही नहीं कर सकते, आप कोई तब्दीली नहीं कर सकते। तो क्रिकेट की बेहतरी के लिए तो डे टू डे अफेयर्स में शायद ये उस तरह शामिल नहीं होते। सही। अब बात है कि ये जो सिलेक्शन कमेटी आई है वाब रियाज जिसके सरबराह है, ये कितना अरसे काम करेगी? हम्म। और जब तक देखिए, मुझे अगर एक टास्क मिलता है अरसलान के, अब मेरे पास 2 साल है, वो 2 साल में मेरे सोचने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। और जब मेरे सर पे मुझे पता है कि तलवार लटक रही है, इधर ज़का अशरफ जाएँगे, जो भी नए आएँगे वो अपनी टीम लेकर आएँगे, तो मेरे काम करने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। वो जो एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ का फ़र्क आ जाता है, लेकिन वो जो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ हैं, वो कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट को या इदारे को फ़ायदा नहीं पहुँचाती। बिल्कुल ठीक। अ, हम इन्होंने तकर्रुर ज़रूर किया है 3 साल के लिए, जी 2 साल के लिए। इंज़माम उल हक साहब का भी तो तकर्रुर हुआ था 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, कहाँ गए सही वो? है। वो किधर दिखाई दे रहे गायब। हैं वो? और एक नई चीज़ सामने आ गई, एक नया पैंडोरा बॉक्स खुल गया। तो कहने का मकसद है कि जब तक फ़रवरी मुकम्मल नहीं होता, अनसर्टेनिटी है पाकिस्तान क्रिकेट में। ऑस्ट्रेलिया का मुश्किल टूर इस दौरान में आ गया। अभी तक तो हम बार-बार एक ही जवाब बना रहे हैं ना जी, 6 महीने में 4 चेयरमैन चेंज हो गए, तो 7 महीने में 3 चेयरमैन चेंज हो गए। तो उसके बाद टीम सेटल कैसे होती? टीम की प्रॉब्लम तो रहती। ये एक हकीकत भी है। और उसके बाद आप जब तक देखें, आप अगर किसी चीज़ को साफ करने के लिए अगर पानी डालते हैं ना, तो उसको ऊपर से पानी डालते हैं, तो वो नीचे तक साफ करता चला जाता है। मिसाल के तौर पे आप बारिश में जब दरख्त को देखते हैं, तो ऊपर से पानी गिरता है, तो बिल्कुल नीट और क्लीन दिखाई देता है। इसका मकसद है, काम का आगाज़ ऊपर से ही होना है और उसके बाद उसके असरात नीचे तक जाने हैं। तो ऊपर अगर अनसर्टेनिटी होगी, तो फिर नीचे आप सोच सकते हैं कि जो नीचे लोग काम कर रहे हैं, वो उनकी सीरियसनेस का क्या लेवल होगा? उनमें खुद अनसर्टेनिटी कितनी होगी? इनसिक्योरिटी कितनी होगी? वो उस फीलिंग के साथ काम करेंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों से हट के जिसको जितना अरसे मौका मिले, वो अपना 100% देने की कोशिश करे। अल्लाह करे कि सिलेक्शन कमेटी अच्छा काम करे, हफीज़ अच्छा काम करें और पाकिस्तान क्रिकेट को लॉन्ग टर्म सर्व करें। अच्छा लेकिन जितना भी आपको नसीम भाई, टाइम मिल रहा है, इसके आपने ना बड़ी क्लैरिटी के साथ चले हमें समझा भी दिया ना कि ठीक है बिल्कुल कि डे टू डे अफेयर्स का मामला फाइनेंस के साथ हो सकता है, लेकिन चूंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पर जो काम करने वाले हैं वो तो नहीं रुकेंगे, वो तो करने ही पड़ेंगे आपको, वरना तो टीम ऑस्ट्रेलिया ना जाती। ये बात सही है। सैफ भाई, जो लोग आ गए अब वहाब के साथ सलमान भी आ गए, फिर उनके साथ आ गए राव इफ्तिखार भी आ गए, कामरान भी आ गए, कामरान ऑलरेडी रह भी चुके हैं इससे पहले भी सिलेक्शन कमेटी में, तो कैसे देख रहे हैं सैफ भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको असलान और नसीम भाई को बहुत बहुत सलाम। अब देखें, सिलेक्शन कमेटी भी अनाउंस हो गई। अब नाम वाले उनका कंसल्टेंट तक दिया हो, लेकिन मेंबर हैं वो सपोर्ट करेंगे वहाब रियाज को। इफ्तिखार अंजुम अंडर 19 के साथ काफ़ी टाइम से काम कर रहा है और अच्छा क्रिकेटर भी रहा है और अच्छी वो काम कर रहे हैं। सलमान बट भी आपको पता है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, उसके बाद जो भी खैर हुआ वो एक नए रूप में पीसीबी में एंटर हो रहे हैं। और कामर अकमल ने भी काम किया है और कामर अकमल भी रह चुके हैं क्रिकेट बड़ी खेली है, तो ये खुशाइन इजाफा है क्रिकेटर्स का आना। लेकिन अब इनको टास्क जो भी साइन हुआ है, जो भी इनको सिलेक्शन का दिया गया है,
नसीम भाई ने बहुत क्लियरली, बहुत डिटेल से आपको सारा ब्रीफ कर दिया। बहुत अच्छा ब्रीफ किया नसीम भाई ने। देखें, डे टू डे अफेयर्स की बात की, बिल्कुल ऐसा ही। अब सिलेक्शन कमेटी का जब तक अब अनाउंस कर दी गई, कितने अरसे तक रहती है? इलेक्शन होते हैं, वो नया सेटअप आता है तो चेयरमैन चेंज हो जाता है, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन जितना टेनोर भी इनके पास है, मेरे ख्याल से ये अच्छा इजाफा है। और इनको सारी जो रूट्स है ना, सारी उनको पता है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है इनको बेहतर पता है, क्योंकि इसी सिस्टम में खेल के ये पाकिस्तान टीम के लिए उन्होंने सर्व किया है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। तो कामी को जो बातें ये लोग, मैं सिर्फ इतना सी बात कहूंगा अपने कुलीग दोस्तों से कि जो ये बातें टीवी पर बैठ के प्रोग्रामों में करा करते थे ना, अब इनको जब एक अल्लाह ने एक पोजीशन दी है, तो अब इनको चाहिए वो जो बातें करते थे वो प्रैक्टिकली ग्राउंड में नजर आनी चाहिए। वेल सेड। जो फ्लॉज थे अब तक, तो अब आप कहना सबको आसान होता है कि जी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, ये बोर्ड सही नहीं कर रहा, वो सही नहीं कर रहा। लेकिन जब आपको एक पोस्ट असाइन की गई है, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, बोर्ड ने आपको रिस्पेक्ट दी है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप जो है वो अब उस पर पूरे उतरे मेयार पर और अच्छे फैसले करें, डिसीजन अच्छे करें, ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर जाए, पाकिस्तान का नाम वापस कब जीत के उसमें आए तो पाकिस्तान पे क्रिकेट तरक्की करे। और ऐसे ही एग्जाम्पल दे के जाए, जबकि बात आपको आने वाले आपकी तारीफ करे, ना कि कोई क्रिटिसाइज करे। दूसरी बात, क्योंकि टीम आपको पता है ये सारे अच्छे प्लेयर्स हैं, इन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है। अब जब खेलना एक डिफरेंट होता है, जब आप किसी पोजीशन पे आके, मैनेजमेंट साइड में आके या सिलेक्शन में आके जब काम कर रहे होते हैं, तो टोटली डिफरेंट हो जाती है आपकी सोचने का म्यार भी, आपकी बिल्कुल सही बात है, काफी कुछ चेंज। वो तो हमने देखा ही ना सैफ भाई, नसीम भाई, जैसे आमिर के बारे में जो व्यूज थे मोहम्मद हफीज के, वो बड़े खेल के दौरान उनकी रिटायरमेंट तक उन्होंने कहा मैं उस पर स्टैंड करता हूँ, लेकिन जब पोस्ट पे आए तो फिर मिन्नत भी की उनकी कि भाई डोमेस्टिक खेल लो। अभी सैफ भाई ने बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। जब आप टेलीविजन पे बैठे हुए थे, अगर आप किसी की परफॉर्मेंस को सिर्फ डिस्कस करते तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर क्रिकेटर्स आमतौर पे जो डिस्कस किया करते थे, वो डिफरेंट मामलात को डिस्कस किया करते थे। बाबर आजम की कैप्टनशिप, कुछ ऐसे या माजी में कुछ उनके साथ ऐसी मामलात गुजरे थे कि कुछ जातियात नजर आती थी गुफ्तगू के अंदर, कुछ तंज में, उसमें कामरान अकमल भी शामिल थे। अगर बाबर आजम और कामरान की बात कर लें, तो अब एक सिलेक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने पहले भी ये बात कही थी, हफीज अगर डायरेक्टर क्रिकेट आए, वो इस टीम का ड्रेसिंग रूम मोस्टली खिलाड़ियों के साथ शेयर कर चुके हैं। अगर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी वहाब रियाज है, वो इस टीम के कई सारे खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर चुके हैं। और ये हमारे लिए सबसे बड़ा मसला होता है, क्योंकि जब हम ड्रेसिंग रूम के अंदर होते हैं, वहीं हमारे इख्तिलाफात होते हैं, वहीं हमारे दिल के अंदर बातें आ जाती हैं, वहीं हम जो है वो एक दूसरे को जो है वो दिल में बात रख लेते हैं, ये वहीं होती हैं। अब किस तरीके से इन तमाम चीजों को फेस करेंगे हफीज, और किस तरह लेके चलेंगे? देखिए, हफीज का जेस्चर अच्छा था। हफीज की अपनी पर्सनल राय थी कि आमिर चूंकि स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्विस रहे, इसलिए आमिर टीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन अगर हफीज साहब आप डायरेक्टर क्रिकेट बने थे, तो आपने आमिर को फोन करके पूछा, भाई आपका अगर यही स्टैंस था, अगर आपका यही, आप चाहते थे कि मेरा यही स्टैंस है, मेरा यही इरादा है, मैं इससे नहीं हटूंगा, तो फिर मेरा ख्याल है कि आप अगर डायरेक्टर क्रिकेट बने थे, तो आपको सबसे पहले एक पैगाम देना चाहिए था कि मैं करप्शन के बिल्कुल खिलाफ हूं, ना मैं अपनी टीम को इस जानिब किसी तरीके से भी आने दूंगा, और इसी वजह से मैं किसी भी ऐसे खिलाड़ी को ऑब्लाइज नहीं करूंगा। भाई, आप टीम छोड़ के जाने को तो तैयार होते हैं, फिर आपको धमकी दी जाती है, आप वापस आ जाते हैं और खेलना शुरू कर देते हैं। तो कोई स्टैंस आपका रहना चाहिए था, एटलीस्ट। देखें, आमिर दुनिया भर की लीग खेल रहे हैं, आमिर को किसी चीज की कोई कमी नहीं है, आमिर अब भी इतना ज्यादा जो है वो एक्टिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आमिर पाकिस्तान की शायद T20 टीम में जगह नहीं बना सके, तो आमिर का कोई इंटरेस्ट ऐसा बहुत ज्यादा रहेगा नहीं अब पाकिस्तान क्रिकेट की, क्योंकि जो हम फास्ट बॉलर्स देख रहे हैं, अब उनका लेवल डिफरेंट हो गया। आमिर, ऐसा नहीं मैं आमिर को कोई रूल आउट कर रहा हूँ, आमिर T20 का भी बहुत ही इफेक्टिव बॉलर है, एक्सपीरियंस है, खतरनाक है, लेकिन अब हमारे पास बैकअप मौजूद है। हाँ, अब लॉट आ गई है। बैकअप मौजूद नहीं था, आप उस वक्त तो एतराज कर रहे थे जिस वक्त बैकअप मौजूद नहीं था। आज जब बैकअप मौजूद है, आप कॉल कर रहे हैं, तो क्या आप सिर्फ मरहम लगा रहे हैं, सिर्फ आप पुरानी बातों को कवर कर रहे हैं? हफीज साहब, इसकी जरूरत नहीं है।
अब अगर आपके लिए जो आप बार बार बात कह रहे हैं, मेरे लिए तमाम खिलाड़ी बराबर है, सबके लिए क्राइटेरिया एक है, तो सबको आप एक आंख से देखें और फिर उसी अहमद अंदाज शहजाद से को भी उनको देखें, चलें। फिर अहमद शहजाद को भी देखें एक आंख से। एक छोटा सा ब्रेक नसीम भाई, आता हूं अहमद शहजाद वाली बात पर भी आता हूं। डोमेस्टिक में बड़ी परफॉर्मेंस दी है और अच्छी चीज़ अहमद शहजाद के बारे में, मैं खुद उसका बहुत मतलब नाक़िद रहा हूँ, ये बात दुरुस्त है कि अहमद शहजाद और उमर अकमल ने अपने बिहेवियर और अपनी वजह से अपनी क्रिकेट ख़राब की, लेकिन 3 सालों से वो 4 डे 1 डे T20 सब कुछ खेल रहा है, डोमेस्टिक को वो इज्जत दे रहा है। अब बहुत सारे लोग डोमेस्टिक को इज्जत दे रहे हैं, उसकी क्या वजह है? उसमें शादाब भी हैं, उसमें बाकी लोग भी हैं, शाहीन भी हैं, बाबर ने भी रिजेक्ट कर दी हैं कुछ लीक्स। तो वजह क्या है जी? वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। कम बैक। नसीम भाई ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि देखें जब आप पोस्ट पर होते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट क्यों, अगर क्राइटेरिया सबके लिए एक जैसा था और आपका स्टांस ये था कि किसी भी स्पॉट फिक्सर को हमने नहीं जगह देनी, फिर मिन्नतें किस चीज़ की? और फिर इमाद वसीम उनको पता था कि एनओसी के इशूज़ होंगे और हारिस को भी ये चीज़ अब इल्म हो रही है कि एनओसी के मामलात होंगे, और मुझे लगता है इसी को लेकर शादाब ने पहले ही राशिद की मुतबादिल के तौर पे जाने से कह दिया नहीं जी मैं तो डोमेस्टिक खेलूंगा। भाई आप 2018 से खेल नहीं रहे, 4 डे आप लोग खेलते नहीं हैं। अहमद शहजाद ने अब स्कोर कर दिया है, डोमेस्टिक खेल रहा है और वो कहता रहा है कि डोमेस्टिक को इज्जत दो। उसने भी T10 लीग का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, लेकिन ये कोई एहसान नहीं है, ये कोई बहुत कमाल की चीज़ नहीं है भाई। आपकी फर्स्ट ड्यूटी प्रायोरिटी आपकी पाकिस्तान और पाकिस्तान की डोमेस्टिक पाकिस्तान नेशनल टीम खेलना है। मैं तो इससे बिल्कुल वो, मेरा ये बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस है कि नहीं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ये कोई हीरोपन नहीं है कि आपने वो रिजेक्ट कर दिया। भाई करें, जब पाकिस्तान खेलना है तो करें। वहाँ भारत में देखें आप, वहाँ आईपीएल के अलावा वो कोई चीज़ खेलने नहीं देते, डोमेस्टिक खेलते हैं सारे और ढेरों मैचेस खेलते हैं, रणजी ट्रॉफी से लेके बाकी सारे। तो होना चाहिए आप अपने डोमेस्टिक को इज्जत दें। पहले ही लड़के बड़े परेशान हैं डोमेस्टिक के स्टार्स में सिर्फ आपको वही खेलता मिलेगा जो टीम से बाहर हो जाता है। शान मसूद खेल रहा है, बहुत अच्छी बात है, खेलता है, वो कंटिन्यूस खेलता है। सरफराज ने अपने आप को डोमेस्टिक से मनवाया, ना कि टीवी पे बैठ के। शोएब मलिक साहब को पता चल गया जी कि मैं टीवी पे बैठ के बातें कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, बैग उठाया, वो T20 खेलने चले गए सियालकोट से। अब्बास खेल रहा है, अब्बास को हम इग्नोर किए जा रहे हैं। सैफ भाई, ये जो अभी लड़कों ने बड़ी तेज़ी से लीग रिजेक्ट कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की डोमेस्टिक को इज्जत दूंगा, मैं डोमेस्टिक खेलूंगा, मैं तरजीह दूंगा, ये मेरी नज़र में कोई एहसान नहीं है, ड्यूटी है, प्राइमरी ड्यूटी है। देखें, आप जब तक पाकिस्तान टीम में आपको आना होता है या टीम में सेलेक्ट होना होता है तो आप कहाँ खेलते हैं? आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं ना, अंडर-19 खेलते हैं, उसके बाद सेकंड 11, फर्स्ट 11, फर्स्ट क्लास अपने रीजन के लिए, स्टेट सूबे के लिए खेलते हैं। जब परफॉर्म करने के बाद आप जो है फिर पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट होते हैं, यही क्राइटेरिया ना हमारा पाकिस्तान टीम में जाने का। और जब टीम में आप आ जाते हैं तो फिर आप जो है सुपरस्टार बन जाते हैं, तो फिर आप बिल्कुल अहमियत देना छोड़ देते हैं डोमेस्टिक को। सरफराज की आपने बात की, बिल्कुल उसने प्रूव करके दिखाया है कि अगर वो टीम से ड्रॉप हुआ है तो उसने अपने डोमेस्टिक को इज्जत दी है, अपने शहर के लिए रिप्रेजेंट किया, खेला, कप्तानी करी और खत्म ट्रॉफी जितवाई उसने। अच्छा दूसरी बात शान सैफ भाई, एक चीज इसमें एडअप करें, जी। डिसेंसी भी सीखे ना सरफराज से। सरफराज कप्तान जब रहा तब से लेकर जब आउट हुआ, कभी मैंने नहीं सुना सरफराज से, पर्सनली भी नहीं सुना, मैंने कभी प्रेसर में भी नहीं सुना, मैंने कभी टीवी पे उसको बैठे नहीं सुना कि उसने किसी के बारे, वो हर किसी को कहता रहा नहीं भाई सपोर्ट करें। हत्ता कि यह दुई नसीम भाई को तो इसकी गवाही सारी पता ही है कि जब उसको कहा गया कि नहीं यार आप टेस्ट की कैप्टनसी लो, उसने कहा ये रिवायत बदल दें भाई कि जब भी कोई हार के आए तो टेस्ट का कैप्टन हटा दो, ये नहीं हो सकता। देखिए, इंसान के नेचर की और उसकी बड़ा फर्क होता है ना। इंसान की हर किसी क्रिकेटर में, हर इंसान में उसका माइंड सेट डिफरेंट होता है। सरफराज जिस मिजाज का इंसान है उसकी मिजाज में ये बातें हैं ही नहीं जो ट्रेडिशनली होती हैं ज़्यादातर लोगों में। वो बड़े धीमे मिजाज का डिफरेंट टाइप का लड़का है, तो उसने प्रूव करके दिखाया कि वो जी पाकिस्तान उसके लिए प्रायोरिटी है, तो डोमेस्टिक खेलना उसके लिए खेलना ज़रूरी है। तो उसने डोमेस्टिक खेला, परफॉर्म किया, वापस टीम में आया। शान मसूद बिल्कुल आपने सही कहा, वो डोमेस्टिक खेलता है। अहमद शहजाद की आपने बात की, डेफिनेटली मुझे पर्सनली पता है कि उसने काफ़ी T20 लीग छोड़ी हैं इस पाकिस्तान के डोमेस्टिक के लिए, ताकि डोमेस्टिक खेलेगा तो वो कम बैक करेगा। तो अच्छा साइन है, और अगर वो परफॉर्म कर रहा है, फॉर्म में है, तो सेलेक्टर को उसकी तरफ देखना चाहिए। अहमद शहजाद के लिए ठीक है, उसने माजी में उससे गलतियाँ हुई होंगी, और वो हमारा, हम जब वो टीम में अंडर-19 खेल के जब वो आया, टीम में आया अहमद शहजाद और उमर अकमल, तो हम उसको यही कहते थे, हमें जो पता था कि अंदर जो टैलेंट था कि वो बस पाकिस्तान के अपकमिंग स्टार्स ये होंगे। अनफॉर्चुनेट रहा कि वो उस मैयार पे नहीं हो सके, जो भी चीज़ें उनके साथ हुई। अब उनको अगर मौका मिलता है तो उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान के लिए इतना लंबा अर्सा सर्व कर सकते हैं तो करें।
अपने जितनी उनकी एबिलिटी है, जितना वो फॉर्म है, जिस तरह वो डोमेस्टिक में खेल रहा है, T20 में जैसे लास्ट में जितवाया उसने लाहौर के लिए 18 ओवर्स में रन करने थे, तो अच्छा साइन है। दूसरा आपने बात की, जब सुपरस्टार्स हमारे डोमेस्टिक खेल रहे हैं और खेलने की बात कर रहे हैं और इंटरनेशनल लीग छोड़ रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं, तो अभी मसला ये है कि अल्तरान इन पे पड़ी है ना, वर्ल्ड कप हार के आए जी हैं। एग्जैक्टली ये ठीक कोई है। खुशी खुशी नहीं कर रहे, ये सारा इनको डर है कि एनओसीज भी नहीं मिलनी है। प्लान बन गया एनओसीज का पीसीबी के अंदर भी। इनको सुनने में आ रहा है कि मतलब कुछ चंद लीग मिलेंगी खेलने, पूरे साल नहीं लीग मिल सर सकती। एक और मिलेगी बस, पीएसएल के साथ एक लीग, दैट्स हाँ, इट, ये 2 होगा। लीग। अब आपने पूरी बात कर दी, मैं दबे अल्फाज कह रहा था। इनको सिर्फ 2 नसीम भाई लीग मुस्कुरा रहे, मिलेंगी। मैं चाहूंगा नसीम भाई से इस पे बात। जी, जी, नसीम जी। भाई मेरा स्टांस ये है, मैं एक रिक्वेस्ट एक रिक्वेस्ट स्टांस ये है मेरा कि आप तब तो खेल रहे हैं जब आपके सर पे पड़ गई और आपको पता है कि यार हमें तो अब एनओसी के मसाइल होंगे, पाकिस्तान को तो 2018 से नहीं खेली हुई नसीम भाई किसी ने 4 डे यार। मतलब अब आपको याद आ रहा है कि हमने डोमेस्टिक को इज्जत देनी है, जब हारिस रऊफ की हालत देख ली है सारों ने। हारिस रऊफ की देख ली, शादाब की देख ली आपने। आपने स्पिनर्स का हाल देखे कि वो लंबी बॉलिंग ही करने वाले 10 ओवर के बॉलर दिखाई नहीं दिए। एक प्रेशर क्रिएट हुआ कि क्या अब शादाब सिर्फ T20 के ही बॉलर हैं और किसी फॉर्मेट के बॉलर नहीं है। अगर उन्हें बनना है तो फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में जाना है। और दूसरी बात बहुत क्लियर यही है कि जो नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ये बात बिल्कुल क्लियर बता दी गई है कि आप PSL के अलावा सिर्फ एक लीग खेलेंगे। तो अगर वो लीग के कॉन्ट्रैक्ट्स छोड़ रहे हैं खिलाड़ी, खासकर देखिए अहमद शहजाद छोड़ रहे हैं, तो समझ में आने वाली बात है कि अहमद शहजाद सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर नहीं है। वो एनओसी मांगेंगे। हारिस रऊफ सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर थे, उनके एनओसी के लिए अब तक प्रॉब्लम है। लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अहमद को पता है कि उन्होंने उनकी वहां चाहे कुछ भी परफॉर्मेंस हो जाए, हालांकि कैरेबियन प्रीमियर लीग में साइम अय्यूब बहुत जबरदस्त खेल रहे थे जिस वक्त वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हो रही थी, तो क्या साइम अय्यूब को नहीं ला सकते थे जब आपके ओपनर्स नाकाम दिखाई दे रहे थे? सही बात आपने है। वो ऐसा नहीं किया था। तो इसका मकसद है कि इंटरनेशनल लीग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की थिंक टैंकर या सिलेक्शन कमेटी के क्राइटेरिया पे पूरी नहीं उतर रही है। अगर कोई चीज पूरी उतरती हुई दिखाई दे रही है तो वो सिंपल सी जो है वो आप कह सकते हैं कि इसमें एक ही चीज है, और वो सिंपल सी जो क्राइटेरिया पे पूरी उतरती हुई दिखाई दे रही है वो अरसलान इसके अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट है कि जो आपको खेलना पड़ेगी और यहाँ परफॉर्म करके आपको आगे जाना पड़ेगा। और इसी वजह से शायद वर्ल्ड कप के बाद तमाम खिलाड़ी यहाँ एक्टिव हैं। नसीम भाई एक चीज मैं अगर आपसे बड़ा कैटेगोरिकली पूछूं, क्या प्रॉब्लम है उसकी कामरान गुलाम ने क्या बिगाड़ दिया है और दूसरा हुरैरा ने क्या बिगाड़ा है इन सारे लोगों का मिलकर कि उसको इतनी बार बेंच पे बिठा के, तो आपने कभी कामरान गुलाम को एक टेस्ट भी नहीं दिया। कब देंगे जब उसकी बिल्कुल फॉर्म शॉर्म सब कुछ बेचारा एंड पे ताबिश बना देंगे उसको? ऐसा पहले कामरान गुलाम पहले प्लेयर नहीं है। ये भी माजी में बहुत होता रहा है। कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो सिर्फ इंटरनेशनल टूर करने के बाद किस्सा पारीना बन गए। सिर्फ टीम के साथ गए और आ गए, वापस आ गए और उसके बाद नहीं खेल सके। बहुत सारे लोगों को एक एक मैच मिल गया बड़ी मुश्किल से। ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो है वो हमारे शोज में बैठे होते हैं। एक एक मैच उन्हें बेचारों को मिला, हालांकि वो पूरा पूरा सीजन परफॉर्म करने के बाद आए थे। देखिए हमारे यहाँ पर एक इंटरनेशनल टीम बन जाती है, हम एक एहसास ले आते हैं जी, बाबर आजम, रिजवान, इफ्तिखार ये तो टीम का हिस्सा है। आपको याद होगा जो लास्ट टीम ऑस्ट्रेलिया के टूर पे गई थी, उसकी जो बॉलिंग लाइनअप थी उसके अंदर नसीम शाह भी थे, उसमें शाहीन शाह अफरीदी भी थे, जो 2019 में टूर हुआ था। लेकिन 16 साल के नसीम शाह थे और 19 साल के शाहीन शाह अफरीदी थे। उनके साथ जो 2 बॉलर थे उनका पता ही नहीं है वो है कहाँ। मूसा खान कहाँ पर है, इमरान खान जूनियर कहाँ पर है, और इस बॉलिंग को वर्स्ट एवर बॉलिंग करार दिया गया था। बिल्कुल कहने का मकसद है हमारी आई शायद उस तरीके की नहीं रही है कि मूसा खान को या इमरान खान जूनियर को हमने सेलेक्ट किया था तो हमने सोचा होगा कि ये हमारा फ्यूचर होंगे। हम यंग बॉलर्स को लेके गए थे, वो भी हमारे क्राइटेरिया पे या हमारे फ्यूचर के क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरे। तो हमने क्या टीम सिलेक्ट की थी, मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया के एक जर्नलिस्ट का स्टेटमेंट था कि ऑस्ट्रेलिया की तारीख में आज तक इससे कमजोर बॉलिंग लाइनअप कभी भी नहीं आई है जो 2019 में गई बिल्कुल थी। ठीक बात है। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का इतना कमजोर लाइनअप देख के तो मुझे इतना दुख हो रहा है कि लैंड ऑफ पेसर्स होती थी और हम हैरान हैं कि पेसर्स गए कहाँ। बिल्कुल सही। और अब ये सूरत हाल है कि हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी है,
मीर हमजा है, ये दो थोड़ा सा टेस्ट का एक्सपीरियंस रखते हैं। बाकी खुर्रम शहजाद की बात करें, आमिर की बात कर लें, तो ये हसन भी नए है। बॉलर हैं। हसन अली हैं। तो अब हसन अली की परफॉर्मेंस अगर अभी तक आप देखेंगे, हसन अली अब वो जो हसन अली हमें चैंपियंस ट्रॉफी में थे और इंजरी के बाद से जो उन्होंने कमबैक सर किया है, नहीं, वो वो हसन बात अली नहीं है, नहीं लगे। आपकी बात वो से हसन अग्री। अली नहीं आ सके। ये बिल्कुल हसन अली ऐसे हो गए जैसे बॉलिंग एक्शन से पहले दानिश कनेरिया थे और बॉलिंग एक्शन के बाद दानिश कनेरिया, या बॉलिंग एक्शन के बाद सईद अजमल का क्या हाल हुआ था सही बात चेंज है, करने के बाद, और चेंज करने से पहले क्या हाल था। ये बात तो आपकी सिमिलर सही है। तो तकरीबन हसन अली इंजरी से पहले थे और इंजरी के बाद हो गए। तो बिल्कुल। वो चीज दिखाई नहीं दे रही है अभी तक हसन में। तो हमारी बॉलिंग कंसर्न है। फिर बैटिंग हमारी हमेशा से पैथेटिक हो जाती है जब ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में होती है, हॉस्टाइल बॉलिंग के सामने, उनकी पिचेस के सामने। देखिए, आपने इस सीरीज से, मैं फिर बार-बार कह रहा हूँ कि इस सीरीज में अल्लाह करे पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करे। एक साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, हम पिछले सीरीज में दोनों टेस्ट मैच इनिंग से हारे थे। उन्होंने कहा इस बार टीम की कारकर्दगी अच्छी रहेगी, टीम इनिंग से नहीं हारेगी। एक साहब ने बड़े मज़ा में ये वाली बात कही। हम्म। देखिए, हमें पता है कि वहां पे हमारा जीतना बहुत मुश्किल है, वहां हमारा बच जाना बहुत मुश्किल है। अगर शान मसूद को आपने कैप्टन बनाया तो सिर्फ इस एक सीरीज के लिए वो कप्तान नहीं होने चाहिए। कल चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बदल जाए, थिंक टैंक बदल जाए और उसके बाद सर शान होगा मसूद वैसे जो है यही, वो, नसीम भाई आपसे बेहतर कौन जानता है यार। हाँ, आप लेकिन मैं अभी मतलब इसीलिए पहले से ये बात कह रहा हूँ कि मैं इस वही चीज कह पे रहा हूँ, ना आपसे जाए। बेहतर कौन जानता है। होगा कल यही, इन्होंने बनाया तो 2025 तक की टेस्ट चैंपियनशिप के लिए आईसीसी की, लेकिन ऐसा होता नहीं। नसीम भाई थैंक यू सो मच सर, बहुत आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और सीनियर स्पोर्ट्स एंकर नसीम राजपूत हमारे साथ मौजूद थे। क्रिकेट एक्सपर्ट और साबिक क्रिकेटर सैफ खान हमारे साथ मौजूद, बहुत शुक्रिया आपका। फिर होती है पीर के रोज़ आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।